देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा तो कुछ कहता नहीं अपने। देखो चैनल के बारे में मैं बहुत ही कम बोलता हूँ कि भाई चैनल को लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लोग बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, सभी बोलते हैं। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि रोज बोलने से आदमी करेगा। देखो अगर आपको लगता है कि चैनल वाकई में अच्छा चल रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है तो देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो मेरे हिसाब से तो कुछ जाता नहीं। और यदि आपको लग रहा है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप कमेंट में बताओगे कि भी आपके पढ़ाने में यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को दूर जरूर किया जाएगा। देखो आदमी जो है, हमारे चैनल का जो लोगो है, जो मोटो है कि भाई कि लोगो क्या चैनल का, तो क्या प्रयासों से सफलता है ना भाई। प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। तो आप लोग क्या करोगे कि हमारी प्रॉब्लम, अगर हमारी कोई कमी है तो उस कमी को क्या करोगे, उजागर करोगे, बताओगे, तभी तो हम दूर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेगा कि कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की जितनी भी प्रॉब्लम है आपको जो लगती है, मैं ये नहीं कहता कि आपने मतलब कमी ढूंढी है तो क्यों ढूंढी है, जो लगती है, यदि मुझे लगता है कि उसमें सुधार किया जाना चाहिए तो जरूर सुधार होगा नेक्स्ट वीडियो में। और इम्प्रूवमेंट कर करके ही आदमी जो सफल आदमी बनता था, जब तक उसे कोई बताने वाला नहीं होगा कि आपकी ये कमी है, वो कमी है, तब तक वो जो है सफलता के मार्ग पर नहीं जा पाता। ना आप ही जा पाओगे, ना मैं ही जा पाऊंगा, ठीक है। मेरी कोशिश भी ये है कि आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी अपनी सफलता पा लूं। आप लोगों की कोशिश ये है कि आप भी पढ़ते पढ़ते पा लो, तो दोनों लोगों का फायदा है। मैं अभी नहीं कह रहा कि ये आपका ही फायदा है, मेरा भी फायदा। ये सारी चीजें मेरी भी रिकॉल हो रही हैं। तो जो भी इन वीडियो में, जो भी ये हिस्ट्री की वीडियो चल रही है पॉलिटिकली, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट छोड़ दे करो, और कोशिश की जाएगी आपके कमेंट को पढ़ने के बाद उसका उत्तर भी दिया जाएगा और जो प्रॉब्लम है उसे दूर भी किया जाएगा, ठीक है। तो 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? हालांकि पूछता नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, ये दो लोग थे, इन्होंने 1906 में क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, ठीक। देखो बोर्ड जिस हिसाब से है, बोर्ड काफी छोटा है, लेकिन उस हिसाब से मैं जो है काफी मतलब सही लेख में और सही शब्दों में लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको सुटेबल और आसानी से समझ में आ जाए। मुझे नहीं लगता कि आपको जो है कोई भी एक वर्ड ऐसा लग रहा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो जितना कुछ लिखा जा रहा है आप क्या करो कि उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और नोट कर लो एक नोटबुक में अपना जो बना रखे हो आपने, और बस उसके बाद डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि बुक मिलती है, आपके पास बुक है तो आप उसको क्या कर लो कि पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। रिकॉल कर लोगे तो आपको जो याद हो जाएंगे। रिकॉल नहीं करना चाहते, बुक नहीं लेना चाहते, तो अपने आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप मोबाइल से रिकॉल कर लो, मोबाइल में देख लो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्य कहते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, क्यों की। थोड़ा उसके अंदर से जानने की कोशिश करोगे, उसे कल्पना में लेने की कोशिश करोगे, तभी समझ में आएगा। देखो ये जो हिस्ट्री है, ये जो पुराना इतिहास चल रहा है पॉलिटी में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यदि आप इस चीज को कल्पना मान के चलोगे कि यार उस समय अकाल आया था, बताओ कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये हुआ वो हुआ, कितने जुल्म होते थे भारत में, अगर आप इस चीज को इमेज करके चलोगे, कल्पना करके चलोगे, सोच के चलोगे, तो जल्दी याद होगा। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा, भूल जाओगे। एक दिन याद कर लोगे, 2 दिन याद कर लो, भूल जाओगे, ठीक है। कोशिश करो कि चीजों को लिंक करो, समझो, रटो मत, समझो और कल्पना करो, इमेजिन करो कि उस समय दमन होता था, ये होता था, वो होता था। तो यहाँ से क्या करता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, मतलब मुस्लिमों की अलग लीग बन चुकी थी, मतलब एक तरह से विभाजन शुरू हो गया। जैसे बंगाल विभाजन हो ना 1905 में, विभाजन शुरू हो गया, अब बंटवारा शुरू हो गया। भाई अंग्रेजों का मतलब क्या था कि इन्हें बांटो और राज करो, वही चीज तो चल रही है। मुस्लिम लीग अलग बन गई, बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट 1907 में क्या हो गया, अब अंग्रेज जो कमजोर तो होते चले जा रहे थे यूनिटी के सामने, भारतीयों की एकता के सामने अंग्रेज कमजोर होते चले जा रहे थे। तो अब वो क्या विभाजन की नीति पा चुके थे कि इन्हें बांट दोगे टुकड़ों में
तो इन पे जो है शासन करना, राज करना आसान हो जाएगा। तो उसी चीज को बता रहा हूँ कि 1960 में क्या हुआ, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन कांग्रेस का। कांग्रेस का क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया। आपका क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन, ठीक। 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बनारस। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, बताओ। बनारस में अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले मंत्री थे, वो थे रास बिहारी घोष। कौन थे, रास बिहारी घोष। तो इसके 1907 वाले जो अधिवेशन था, इसके रास बिहारी घोष बनाए गए थे, क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, ये इसमें दो पार्ट में कांग्रेस टूट चुकी थी। एक था नरमदल और एक था गरमदल। आप समझ रहे हो, नरम दल मतलब कुछ भी करो बर्दाश्त कर लेंगे, गरम दल मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन्हें तो बोलते थे उग्रवादी, गरम दल वालों को ये उग्रवाद की भावना रखते थे। और नरम दल वालों को क्या बोलते थे, इनको उदारवादी। क्या बोलते थे, उदारवादी, ये उदार होते थे, ठीक। नरम दल में कौन आते थे, नरम दल में आपके गांधी जी हो गए, ठीक, गोखले साहब हो गए, ठीक। ये मतलब कुल मिला के जितने बुजुर्ग थे तो वो नरम दल में आ जाते थे। जितने नए लड़के थे, युवा क्रांतिकारी, तो युवा क्रांतिकारी जैसे कि तिलक साहब थे। दूसरे लाला जी। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से भी आया, कैसा आया, बीए का एग्जाम में जस्ट अभी जो हुआ था, आपको उसमें पूछा गया था कि लाला लाजपत राय पहले नरमदल यानी वो पहले लाला लाजपत राय पहले गरमदल यानी कि गांधी जी की विचारधारा से भिन्न थे और बाद में गांधी जी की विचारधारा में सम्मिलित हो गए। तो ये ऑप्शन था, मतलब ये कथन था लाला लाजपत राय के बारे में कि क्या लाला लाजपत राय पहले गांधी जी के अपोजिट थे, ठीक। पहले गांधी जी के क्या थे, अपोजिट थे, और कुछ समय बाद गांधी जी के क्या हो गए थे, साथ हो गए थे। ये क्वेश्चन था। अब आदमी क्या सोच सकता है कि मतलब लाला जी ने ऐसे क्या अपना नेचर बदल लिया था, तो हालांकि कथन बिल्कुल ठीक था। पहले लाला जी गरमदल उग्रवादी नेता थे और ये गरमदल का साथ देते थे, तो इसका मतलब ये था क्रांतिकारी भावना इनके अंदर थी, तो ये गांधी जी के बिल्कुल अपोजिट थे। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे अहिंसा, मतलब लड़ाई पिटाई नहीं करनी, मार काट नहीं करनी और आजादी ऐसे ही लेनी है, ठीक। तो उस समय लाला जी इनके एकदम अपोजिट होते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये गांधी जी के विचारों में सम्मिलित हो गए, गांधी जी के विचारों में ढल चुके थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो लाला जी पहले गांधी जी के एकदम अपोजिट चलते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद लाला जी जो गांधी जी के विचारों पर सहमत हो गए और उनके साथ मिल गए, ठीक। तो 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो गया था और विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल, ठीक है। और इस अधिवेशन के हेड कौन बनाए गए थे, इस अधिवेशन के हेड बनाए गए थे रास बिहारी घोष। अध्यक्ष कौन थे इसके, यही बताया मैंने आपको, रास बिहारी घोष। पता इससे पहले अधिवेशन जो सूरत में हुआ है कहाँ प्रस्तावित था, सूरत वाला अधिवेशन इस सूरत में तो हुआ था, लेकिन इससे पहले प्रस्तावित है नागपुर में।
मांग किसकी थी? मांग थी गरम दल की। अध्यक्ष कौन बनाना चाह रहे थे? अपना बनाना चाह रहे थे। किसको? तिलक को। गरम दल वाले तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे कांग्रेस अधिवेशन का, लेकिन नरम दल वाले अड़े हुए थे। वो कह रहे थे हम जो वो बनाएंगे, क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाएंगे, किसी मतलब बुजुर्ग आदमी को बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ कि जब दोनों दलों में मतभेद हुआ, टकराव हुआ कि अध्यक्ष का नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा, तब कौन आते थे? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके खिलाफ कोई जाता नहीं था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति थे। देखो बुजुर्ग व्यक्ति की ये विशेषता होती है, वो सबकी बातों को सुनता, सभी के बात, उसके अंदर बर्दाश्त की जो क्षमता होती है बढ़ती चली जाती है, सभी की बातों को सुनता है। इसलिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था बीच में। ठीक है, 1906 में। तो यही सिस्टम था कि गरम दल वाले चाहते थे कि तिलक अध्यक्ष बने, नरम दल वाले चाहते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष बने। ठीक, तब 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में हो गया विभाजन। ठीक, और अध्यक्ष देश के रास बिहारी घोष। तिलक की गिरफ्तारी हो गई थी इसी में। क्या हो गया था 1907 में? तिलक की गिरफ्तारी अंग्रेजों द्वारा कर ली गई। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कर लिया? तिलक को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, और कहां भेज दिया इनको? मांडले जेल, बर्मा में। कहाँ है? बर्मा। तिलक की गिरफ्तारी होगी और इनको मांडले जेल भेज दिया गया, बर्मा में। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। उसके बाद एक उनका और महत्वपूर्ण है एक टाइम का काम, तीसरा 1909। क्या हुआ था 1909 में? मार्ले मिंटो सुधार। हुआ था मार्ले मिंटो सुधार 1909। और मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था वो मैं आपको बता दूंगा। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग होगी, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार पूरा पढ़ाया जाएगा आपको 1909। फिलहाल आप ये नोट कर लो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक है। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और मोहसिन मुल्क द्वारा की गई। ठीक है, और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो, जो प्रस्तावित नागपुर में था, लेकिन सूरत में हो गया। नागपुर में ये कराना चाह रहे थे गरम दल वाले, तिलक को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे कांग्रेस का और इस अधिवेशन का, तो इन्होंने नरम दल वालों ने इसका विरोध कर दिया, गोखले जी को बनाना चाह रहे थे। कुल मिलाकर इसका अध्यक्ष बनाया गया फिर रास बिहारी घोष को। और इसी के समय क्या हो गया? तिलक की गिरफ्तारी हो गई अंग्रेजों के द्वारा, इनको मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। ठीक है, 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार। आप इसे नोट कर लो। उसके बाद आपको मार्ले मिंटो सुधार पढ़ाया जाएगा। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, ये आप देख लो, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले कौन होते थे उस समय? मार्ले, ये मार्ले होते थे, इंग्लैंड में बैठते थे, भारत सचिव होते थे। मैंने आपको पहले बताया
जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वो अकेला शासन नहीं चलाता था, इंग्लैंड में बैठ के लिख सकती है, यानी कि जिसे क्या कहते थे भारत सचिव, वो इंग्लैंड में बैठते थे, तो वो और ये दोनों मिलकर चलाते थे। ठीक है, काउंसिल होती थी हालांकि गवर्नर जनरल की, लेकिन काउंसिल एडवाइजरी होती थी, सहायक मतलब सलाहकारी। और गवर्नर जनरल जो भी कोई विशेष काम करेगा, बड़ा काम करेगा, तो वो भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठा होता था उससे जरूर परामर्श करेगा। और भारत सचिव क्या काम करेगा, उसको जो क्या करेगा, उस प्रस्ताव को या उस काम को ब्रिटिश संसद के सामने पेश करेगा। मतलब कुल मिलाकर ब्रिटिश संसद ही होल्ड करती थी, सीरीज बनी थी, चेन बनी हुई थी। ठीक है, तो मान लो होते थे भारत सचिव, और ये कहाँ बैठते थे, इंग्लैंड में। ठीक, मिंटो कौन थे उस समय, मिंटो थे गवर्नर जनरल। मिंटो कौन थे उस समय, मिंटो थे गवर्नर जनरल। और ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे भारत में। ठीक, अब ये दोनों मिल गए, इन्होंने कुछ सुधार के इम्प्लीमेंट किया। तो मार्ले साहब ने बताया कुछ, मिंटो साहब ने बताया। इनके साथ में एक सलाहकार होते सलाह मशवरे के लिए, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब जो ये मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें मार्ले और मिंटो साहब की भी नहीं चली, मतलब इन्हीं की नहीं चली, इन्हीं की नहीं चली, गोपाल कृष्ण गोखले साहब के भी जो सलाह मशवरे थे इन पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, मैंने आपको अभी बताया, नरम दल के नेता थे, उदारवादी नेता थे। ठीक, मतलब अंग्रेज जो थे उदारवादियों का सम्मान करते थे, उदारवादियों को अपने पास मिलाकर रखते थे। उनका मतलब ये था कि जो गरम दल वाले होते थे वो क्या करते थे, अंग्रेजों की हत्या कर दिया, बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। नरम दल वाले क्या होते थे, नरम दल वाले अपना आंदोलन नहीं करते थे, शांति से करते थे, किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज तो दमनकारी नीति जानते थे, तो इसलिए इनके सपोर्ट में खड़े रहते थे कि हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना करते रहो आंदोलन, हमें जो करना हम अपना करते रहेंगे। गरम दल वालों से वो यूं डरते थे क्योंकि वो उनकी हत्याएं करते थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब के सलाह मशवरे भी इसमें शामिल थे। मार्ले साहब भारत सचिव थे जो इंग्लैंड में बैठते थे, और मिंटो साहब गवर्नर जनरल थे जो भारत में बैठते थे। इन दोनों ने मिला के सुधार किया, लेकिन इनके सलाह मशवरे भी सुधार में शामिल है। अब क्या क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला काम क्या था, तो सबसे पहला काम है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक, ठीक है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि मुस्लिम ही तो होंगे सदस्य जो खड़े होंगे निर्वाचन के लिए, मुस्लिम होंगे सदस्य और मुस्लिम होंगे मतदाता। देखो कर दिया, नहीं कर दिया मतभेद, अलग अलग कर दिया। मुस्लिम होंगे सदस्य और मुस्लिम ही होंगे मतदाता। तो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई। मार्ले मिंटो सुधार इन्होंने मतलब मतभेद करना था, अलग अलग करना था। दूसरा क्या था, दूसरा था इनके द्वारा कांग्रेस के उदारवादियों का विरोध नहीं करना। ठीक, और उग्रवादियों का दमन करना।
क्योंकि क्यों डर करते थे उग्रवादियों का दमन? क्योंकि डरते थे कि ये हमला कर देंगे, अटैक कर देंगे, मर्डर कर देंगे। तो कांग्रेस के जितने भी उदारवादी नेता थे उनका विरोध नहीं करते थे, क्योंकि ये अपना आंदोलन करते रहते थे, अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। और जितने भी उग्रवादी नेता थे उनका दमन करते थे, क्योंकि इनको कैसी करके जो है इनका दमन किया जाए, ये शक्ति जो उभर के सामने ना आए। ठीक। और इनके द्वारा महत्वपूर्ण काम क्या था? और केंद्रीय परिषद में तो सरकारी बहुमत हो गया। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत और प्रांतीय में गैर सरकारी। ठीक। देखो केंद्रीय परिषद यानी कि जो दिल्ली में बैठती थी, सेंटर से अपना काम करती थी, उसमें सरकारी बहुमत मिलने लगा भारतीयों को। और प्रांत जो स्टेट है उसमें क्या हुआ? भारतीयों को गैर सरकारी बहुमत। मैंने आपको पहले बताया कि गैर सरकारी बहुमत जितने का थे भारतीय थे, लेकिन पहली बार क्या हुआ? पार्लियामेंट के सुधार में सरकारी बहुमत में भारतीयों को ले लिया गया। ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का मैं साफ कर दूं। चलो आप इसे नोट कर लो, साफ कर देते हैं। साफ 2 पॉइंट हो रहे हो बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट सुधार का। और एक तो मुस्लिमों के लिए इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन कर दिया। दूसरा, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत सब बढ़ाते दी। ठीक है। तीसरा काम क्या था इनके द्वारा? तीसरा काम अब इन्होंने क्या कर दिया? अनुपूरक बजट, अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर बहस करना। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है? आप आज के समय में अगर यदि आप कार्रवाई देखो संसद की, तो उसमें तारांकित प्रश्न होते हैं, अनुपूरक प्रश्न होते हैं। उनका मतलब क्या होता? अनुपूरक प्रश्नों का मतलब होता किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी भी सदस्य द्वारा पूछे जाने पर जो उत्तर होगा वो मौखिक रूप से दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड दूसरा या तीसरा क्वेश्चन भी आगे रिपीट हो सकता है। अनुपूरक प्रश्न ये होते हैं। ठीक है। उसी पे पूछ जाएंगे। बजट पे बहस करना, बजट पर पेश होने लगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन अब बजट पे क्या होने लगी? बहस होने लगी कि ये बजट यहाँ पैसा गलत जा रहा है, यहाँ सही जा रहा है, यहाँ क्यों जा रहा है, वहां क्यों जा रहा है। ठीक है। बजट पे बहस होनी शुरू होगी। और नेक्स्ट काम क्या था? नेक्स्ट काम था कि गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को जगह मिल गई। गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को स्थान। और किसे मिला सबसे पहले? वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले कौन थे जिनको स्थान मिला था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन पूछा जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि गवर्नर जनरल की ये वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें किसी भारतीय को स्थान मिला तो सबसे पहले हाँ मिला, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ये कौन सा सुधार कहता था? पार्लियामेंट सुधार कहता है। कब की बात कहता? तो 1909 की बात कहता है। ठीक है, बस इसमें पार्लियामेंट सुधार में इतना ही है। बाकी मैं आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बताता हूँ। लॉर्ड हार्डिंग पहला कब आया वो मैं आपको बताया, तो आप इसे नोट कर लो। हार्डिंग द्वितीय तो 1910 से 1916 आया, और पहला 44 से 48। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1909 का तो मैंने आपको पढ़ा दिया। 1910 तक तो वो रह चुका था। कौन पता था इससे पहले? विंडो द्वितीय। तो उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 1916। ठीक है, पहला कब आया? लॉर्ड हार्डिंग पहला फर्स्ट तो आए थे 1844 से 1848। इनके समय मेन काम क्या होता? तो मैंने आपको बताया था नरबली प्रथा का प्रतिबंध हुआ था। नरबली प्रथा का प्रतिबंध हुआ था इस समय में। एक ही काम बताया था बस आपको महत्वपूर्ण। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लिख लो। इसमें इसके महत्वपूर्ण काम क्या थे? तो सबसे पहला आप सोचो कि 1910 में क्या काम हो, कोशिश करो 1910 में क्या महत्वपूर्ण काम हो। याद आया? कुछ नहीं आया। मतलब 1911 में याद आया कुछ? दिल्ली राजधानी ट्रांसफर तो नहीं हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। यहाँ लिख लेते हैं। दिल्ली का शाही राजधानी स्थानांतरण। शाही राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? 1911 में। ठीक, इसमें तो मैं केवल इतने बताऊंगा कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हो गई। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और कहाँ से? कलकत्ता से। और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम की बात है, 1910 से 1916 का टाइम है। पहला काम क्या था कि शाही राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो गई। ठीक, दूसरा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 3 लगे थे। पहला दिल्ली दरबार 1870, दूसरा दिल्ली दरबार 1903, तीसरा दिल्ली दरबार 1911। 1911 का दिल्ली दरबार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरबार क्या होता था? दिल्ली दरबार मतलब बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या आ जाती थी दिल्ली दरबार में। और वहां पर क्या था? कोई ना कोई शासी, मतलब इंग्लैंड की रानी या कोई ना कोई महारानी या कोई भी मतलब इंग्लैंड से आता था। उस समय कौन आया था? जॉर्ज पंचम खुद आया था। कौन आया था? जॉर्ज पंचम। इसे लिख लेते हैं। जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन। ये लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी 1911 की बात है। जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन हो गया था 1911 में। 1911 में दिल्ली आपकी राजधानी ट्रांसफर हो गई थी। और तीसरा महत्वपूर्ण काम, बंगाल से लगकर के बिहार को उड़ीसा नए प्रांतों का गठन। बंगाल से पृथक करके बिहार
और उड़ीसा नए प्रांतों का गठन। ठीक। और नेक्स्ट काम क्या था, पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी 1913। तो फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता, इन्होंने क्या बनाया था, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका थी इनकी, बॉम्बे क्रॉनिकल। कब की बात है, 1913। दूसरे कौन थे फिरोज शाह मेहता के साथ, तो दूसरे थे फिरोज शाह मेहता के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। इनकी पत्रिका का नाम क्या था, प्रताप, प्रकाशन 1913। ठीक। तो लॉर्ड हॉर्डिंगटन के एक बार काम ये फिर रिपीट कर देता हूँ। लॉर्ड हॉर्डिंगटन के पहले काम क्या था, शाही राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होगी 1911 में, जॉर्ज पंचम वहाँ के दिल्ली, और दिल्ली दरबार द्वारा आए थे 1911 में। बंगाल से पृथक करके बिहार उड़ीसा नए प्रांतों का गठन हो गया। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 में पत्रिका लॉन्च की थी, बॉम्बे क्रॉनिकल इसका नाम था, 1913 की बात है, फिरोज शाह मेहता ने लॉन्च की थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका 1913 में लॉन्च की थी। और इनके समय का नेक्स्ट काम क्या था, नेक्स्ट काम था इनके समय में अप्रैल 1915, अप्रैल 1915 की बात है। चलो ये टाइम आगे लिख देता हूँ, टाइम में जब पहले से आगे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। मैंने आपको बताया था ना 1907 में सूरत अधिवेशन, गरम दल अलग अलग हो गए, बताया था। तो बताया था मैंने आपको, तिलक साहब को क्या हुआ था, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और कहाँ ले गए थे इनको, मांडले जेल ले गए थे, बर्मा। तो 1914 में इनको रिहा कर दिया था। ठीक है, 1914 में जब इनको छोड़ा तो 1915 में इन्होंने क्या कर दिया, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। क्या कर दी, होम रूल लीग की स्थापना। कब की बात है, अप्रैल 1913। ठीक। इन्हीं के साथ में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कहाँ की थी, लंदन की। अंग्रेज महिला थी लेकिन भारतीय से बहुत दबाव करती थी। अंग्रेज महिला थी, अंग्रेजी शासन कर रहे हैं, अंग्रेजों की शासनकारी दमनकारी नीति को देखते हुए ये इतनी प्रभावित हो गई कि भारतीयों से इनको जो है लगाव हो गया और इन्होंने भी आंदोलन में सहयोग करना शुरू कर दिया था। एनी बेसेंट ने भी क्या किया था, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना। ठीक। और कब की बात है, सितंबर 1913। मतलब तिलक साहब के 4-5 महीने बाद ही तिलक साहब ने कब किया, अप्रैल 1913 में होम रूल लीग की स्थापना। और इन्होंने कब कर किया, एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंगटन के टाइम की 1916 पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय क्या किया था इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, इसमें स्थापना की थी। ठीक है, आप स्थापना लिख लो आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। तो दोस्तों
आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होगी अब। और देखो जितनी भी वीडियो आप कोशिश करो, जो भी यदि कोई वीडियो देखना चाहता है तो वो कोशिश करो कि उस वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। और जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है मैं मानता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सफिशिएंट भी है। तो कोशिश करो कि वीडियो को बीच में ना रोककर वीडियो पूरी देखो और जो पढ़ाया जा रहा है उतने टाइम पे एक बार फिर से रिकॉल कर लो, बुक से कर लो या इंटरनेट से कर लो, पर बार रिकॉल कर लो, ठीक है। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दूंगा। और चैनल को रही बात लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की, तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा और हमारे लिए फायदा होगा, आपके लिए फायदा होगा। अपनी क्लास को मैं ये विराम देता हूँ। धन्यवाद।